गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने शिफ्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में पढ़ा था। बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक थी वो लैम्डा मैक्स से रिलेटेड थी, और जो हाइपरक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक थी वो किससे रिलेटेड थी? ई मैक्स से रिलेटेड थी। उसके पश्चात हमने संयुग्मी इंस और इनोन के यूवी स्पेक्ट्रा के देखे थे कि कॉन्जुगेटेड यूवी स्पेक्ट्रा और कॉन्जुगेटेड इंस और इनोन के। किस सबसे पहला था कि संयुग्मी इंस के पैराबैंगनी स्पेक्ट्रा की विलगित डाइनों के अणुओं पर पैराबैंगनी विकिरणों का बहुत कम क्या होता है? प्रभाव होता है, जबकि संयुग्मी डाइनों के अणुओं पर पैराबैंगनी किरणों का अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात इसमें क्या होता है? कॉन्जुगेशन के कारण यूवी एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। तो संयुग्मन के लंबाई में वृद्धि के साथ साथ बेथोक्रोमिक शिफ्ट एवं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट दोनों नजर आते हैं। ठीक है, अतः जिसके अंदर क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जैसे अपन ने उदाहरण देखा था एथिलीन 1,3 ब्यूटाडाइन और 1,3,5 हेक्साट्राइन के अंदर। तो एथिलीन के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो इसकी लैम्डा मैक्स 175 है। 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, तो 270 नैनोमीटर है। जबकि 135 हेक्साट्राइन है, अर्थात इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड क्या होते हैं? कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो कितनी होती है? 254 नैनोमीटर होती है। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन की लंबाई बढ़ती जाती है, अर्थात डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, तो वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, और एथिलीन और 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर अपन ने कॉन्जुगेशन देखा था ट्रांजिशन के साथ साथ में। उसके पश्चात अपन ने वुड व फिशर रूल की बात की थी। ठीक है, वुडवर्ड और फिशर ने क्या संयुग्मी डाइनों के लिए क्या वर्णोत्कर्षी अर्थात बेथोक्रोमिक शिफ्ट के उपरांत अधिकतम अवशोषण की तरंगदैर्ध्य के मान के आकलन के लिए वुडवर्ड और फिशर ने क्या 1,3 बीटाडाइन को रेफरेंस मान लिया था तथा उसके आधार पर अलग अलग यौगिकों के लिए अलग अलग वैल्यूज दी थी। ठीक है, जैसे उसने 1,3 ब्यूटाडाइन के लैम्डा मैक्स के मान 217 को क्या प्रतिस्थापित चक्रीय डाइनों के लिए मूल मान माना। अर्थात अगर नॉन साइक्लिक डाइन प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड के अंदर अपन बेस वैल्यू कितनी मानेंगे? जो 1,3 ब्यूटाडाइन की है, अर्थात 217 नैनोमीटर। उसी प्रकार अगर अपन साइक्लिन डाइन व द्विव आवंतित एक वलय में स्थित हो तो, ठीक है, मतलब दोनों डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर एक ही साइकिल के अंदर प्रेजेंट हो तो, ठीक है, समवलय का डाइन कहते हैं। उसके लिए अपन कितने मूल मान मानते हैं? 253 नैनोमीटर। मतलब दो डबल बॉन्ड है, एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए अपन बेस वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे? 253 नैनोमीटर। और यदि साइक्लिक डाइन के डबल बॉन्ड दो भिन्न भिन्न रिंग में स्थित हो, ठीक है, तो उसे इस प्रकार के डाइन के लिए मूल मान कितना मानते हैं अपन? 214 नैनोमीटर। ठीक है, और अगर साइक्लिक रिंग है, दो साइक्लिक रिंग आपस में अटैच है, ठीक है, और दोनों कॉन्जुगेशन में और दोनों जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग साइकिल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो इस कंडीशंस के अंदर जो बेस्ट वैल्यू है अपन कितनी मानेंगे? 214 नैनोमीटर। तो इस बेसिस पर तीन कंडीशन हो गई। ठीक है, नॉन साइक्लिक डाइन के लिए तो अपन कितनी मानते हैं? 1,3 ब्यूटाडाइन के बराबर आता है 217 नैनोमीटर। ठीक है, अगर साइक्लिक है, साइक्लिक डाइन है और दोनों ही डबल बॉन्ड अगर एक ही रिंग के अंदर मौजूद है, तो उस कंडीशंस के अंदर अपन बेस वैल्यू कितनी मानेंगे? 253 नैनोमीटर। ठीक है, और साइक्लिक डाइन है, अर्थात जो द्विबंध है वो भिन्न भिन्न वलयों के अंदर मौजूद है। दो पास पास रिंग है, दोनों आपस में सटी हुई है, मतलब दोनों अटैच्ड है, और दोनों ही डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग के अंदर मौजूद है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन बेस वैल्यू कितनी मानते हैं? 214 नैनोमीटर। ठीक है, इसके डायग्राम दे रखे हैं कि देखिए नीचे वाले जो रिंग्स हैं दोनों के अंदर जो कॉन्जुगेशन की स्थिति दे रखी है, ठीक है, अलग अलग रिंग के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और दोनों ही क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो इस कंडीशंस के अंदर अपन इसकी इस टाइप की जो कंडीशन होगी इसके लिए अपन बेस वैल्यू 214 न्यूटन कंसिडर करते हैं। उसके पश्चात देखते हैं कि यौगिक में यदि एक द्विबाबंध एक वलय में उपस्थित हो और दूसरा द्विबाबंध वलय के बाहर हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ठीक है, कभी कभी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जैसे कि बता रखा है इसमें कि एक वाला एक तो क्या डबल बॉन्ड रिंग के अंदर और दूसरा रिंग के बाहर हो और दोनों क्या हो? कॉन्जुगेशन में हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए जो वैल्यूज होती है वो अलग होती हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वलय अवशेष की। ठीक है, कि वलय अवशेष का मतलब ये है कि जो सिस्टम है अपना, जो डाइन का जो सिस्टम है उसके अलावा और कौन कौन सी जो साइट होगी जहाँ से अपन रिंग को आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक है? कि वलय अवशेष को गिनने के लिए डायन निकाय की उन खुली संयोजकताओं को गिनते हैं जहाँ से वलय बनाने में काम आ रही हैं, ठीक है? जैसे कि पहला एक दे रखा है, ठीक है? एक तो सिस्टम हो गया ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये तो डायन का एक सिस्टम हो गया, ठीक है? अब इसके अलावा और कौन-कौन सी खुली जगह है, ठीक है? जहाँ से रिंग बनी है या फिर रिंग को अपन और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये पहले डबल बॉन्ड के पास में आगे कट लगा सकते हैं, दूसरे डबल बॉन्ड के पास में आगे कट लगा सकते हैं। तो ये रिंग क्या ओपन हो सकती है या फिर आगे बढ़ सकती है। तो इसके लिए कितने 2 वलय अवशेष हो जाते हैं। 3 वलय अवशेष की बात करें तो क्या जैसे 2 रिंग है, ठीक है? एक तो सिस्टम हो गया, ठीक है? जो डबल बॉन्ड है उसके पास में अगर कट लगा है, देखिए एक वलय अवशेष, एक बीच वाला जहाँ पे दोनों रिंग आपस में अटैच है वो, और एक तीसरा ये पहले वाले जो डबल बॉन्ड के पास में है। तो ये इसके लिए कितने 3 वलय अवशेष हो जाते हैं। मतलब वलय अवशेष का मतलब ये है कि रिंग में वो जगह जहाँ से अपन खुली संयोजकता को गिनते हैं या फिर जिससे वलय आगे बना या वलय को अपन आगे बढ़ा सकते हैं या फिर और कोई ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हो सकता है, तो उसको अपन क्या वलय अवशेष कहते हैं। कि जब किसी यौगिक के लिए लैम्ब्डा वैक्स का आकलन करते हैं तो उसके प्रकार के अध्ययन से अचक्रीय, समवलयाकार या विषम वलयाकार के मूल मान देते हैं। उसके पश्चात अपन निम्न अनुसार लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए एग्ज़ैक्ट, तभी आप इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है? सबसे पहले तो अपने को सिस्टम पहचानना है कि साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है या फिर समवलयाकार है या फिर एक्सोसाइक्लिक सिस्टम है, ठीक है? उसके पश्चात अपन उसके लिए क्या बेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? अब बेस वैल्यू के बाद में उस ग्रुप के अंदर और क्या-क्या मौजूद होगा और क्या-क्या मौजूद होने के बाद में उसकी वैल्यू क्या-क्या होगी वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे पहला दे रखा है कि अगर एल्किल ग्रुप मौजूद हो, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेज़ेंट है उस सिस्टम के अंदर, तो अपन बेस वैल्यू के अलावा कितना लिखेंगे +5, मतलब बेस वैल्यू के अंदर +5 ऐड करेंगे, ठीक है? अगर कोई वलय अवशेष है, ठीक है? जैसे अपन वलय अवशेष की बात की थी, ठीक है? एक वलय अवशेष की वैल्यू कितनी है? +5, अगर 2 वलय अवशेष हो गए तो कितनी हो जाएगी? 10, और 3 वलय अवशेष हो तो 15 हो जाएगी, ठीक है? समझना। तीसरी है कि एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ठीक है? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है और दूसरा रिंग के बाहर है, ठीक है? तो इसमें बेस वैल्यू के बाद में अपन एक बे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो कितनी होती है? +5 होती है। नेक्स्ट है कि संयुग्मन बढ़ाने वाला द्विबंध, ठीक है? अगर डाई-इन के अलावा, मतलब डाई-इन के डबल बॉन्ड के अलावा अगर एक और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मौजूद है, ठीक है? मतलब 2 बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और उसके पश्चात एक और डबल बॉन्ड मौजूद है उसके अंदर, जो सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन को क्या इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा उसकी वैल्यू अपन कितनी बेस वैल्यू के अलावा अपन कितनी लेंगे? बेस वैल्यू के अंदर 30 ऐड करेंगे, ठीक है? उसके अलावा जो वर्णवर्धक हैं, ठीक है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाने वाला जो ग्रुप है, उसके लिए जो वैल्यू कितनी है लेते हैं कि अगर ये ग्रुप अगर उसके अंदर मौजूद हो, तो अपन कितनी कंसीडर करेंगे? कि सबसे पहले जैसे OCO-CH3 है, तो इसके लिए कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है? अगर OR ग्रुप मौजूद है, ठीक है? तो उसके लिए अपन कितनी वैल्यू लैम्ब्डा मैक्स की ऐड करते हैं? +6। SR ग्रुप के लिए +30, Cl के लिए और Br के लिए कितनी है? +5, Nr2 के लिए क्या है? +60, ठीक है? ये जो सारी वैल्यू है, ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, ठीक है? इसका प्रैक्टिकली प्रूफ है कि एक ये जो ग्रुप है वो इतनी लैम्ब्डा मैक्स एब्ज़ॉर्ब करता है, ठीक है? तो आपको ये सारी की सारी वैल्यू क्या याद रखनी पड़ेगी कि एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए कितनी होती है, ठीक है? वर्णवर्धक के लिए कितनी होती है, वलय अवशेष के लिए कितनी होती है, ठीक है? सारी की सारी वैल्यू अगर आपको याद है, कंटेस्ट हो, तो ही आप इस वुडवर्ड-फिशर रूल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके अपन मान देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वुडवर्ड-फिशर रूल के अकॉर्डिंग कैसे उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कि पहला सिस्टम दे रखा है जैसे, ठीक है? CH3 CH डबल बॉन्ड CN, ठीक है? तो इसके लिए क्या है? नॉन साइक्लिक डाइईन है, अचक्रीय डाइईन है। तो अचक्रीय डाइईन के लिए अपन ने कितनी वैल्यू मानते हैं बेस वैल्यू? सबसे पहले देखा था अपने 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर 217 नैनोमीटर, ठीक है? तो बेस वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई? 217। अब इसके अंदर और देखिए कि और क्या मौजूद है, ठीक है? और तो इसके अंदर क्या एक एल्किल प्रतिस्थापित देखिए CH3 नज़र आ रहा है, जो क्या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए अपन कितनी वैल्यू मानते हैं?
+5, तो 217 तो हो गई इसकी क्या बेस वैल्यू, और एल्किल ग्रुप होने की वजह से एक अपन एल्किल प्रतिस्थापी जोड़ लेते हैं अर्थात +5। तो टोटल अगर इसकी लैम्डा मैक्स की बात करें तो कितनी होगी 222 नैनोमीटर। अब याद रखना यहाँ पर लैम्डा मैक्स के टोटल के बाद में नैनोमीटर लिखना ज़रूरी है, यूनिट को कंसीडर करना ज़रूरी है, क्योंकि लैम्डा मैक्स को अपन नैनोमीटर के अंदर कंसीडर करते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर एनएम लिखते हैं। ठीक है, आपको भी लिखना ज़रूरी है। दूसरा एग्जाम्पल अगर की बात करें, अगर अपन देखिए ये भी एक अचक्रीय डाइन है, तो इसके लिए सीधे सीधी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 217 नैनोमीटर। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले अंदर तो एक एल्किल ग्रुप था, अब यहाँ पर आपको देखिए 2 CH3 ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो 2 CH3 ग्रुप हैं, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, ठीक है 5, तो 2 है तो 2 इंटू 5 अर्थात 210 हो जाएगी, नहीं सॉरी 10 नैनोमीटर हो जाएगी, तो 217 और 10 कितने हो गए, टोटल इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 227 नैनोमीटर। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अचक्रीय डाइन के लिए मूल मान लिख दिया पहले कितने 217, ठीक है। उसके पश्चात मूल मान के पश्चात आपको सिस्टम देखना है कि और कौन कौन से इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, या फिर कौन कौन से अवशेष है, या फिर कौन से बेथोक्रोमिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक तो आगे समझ में आ गया, ये जी थे। अब अपन बात करते हैं वलय अवशेष वाले की, ठीक है। ये थोड़ा एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा। अब आपकी देखिए सिस्टम तो क्या है, अब यहाँ वलय देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि वलय क्या है, सिस्टम का पार्ट नहीं है। सिस्टम तो आपका अचक्रीय ही है, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अर्थात ये क्या है, अचक्रीय डाइईन है। 1,3 ब्यूटाडाइन का एक प्रकार है, अर्थात अचक्रीय डाइईन है। तो इसमें मूल वैल्यू तो वही आएगी जो 1,3 ब्यूटाडाइन की थी, अर्थात 217 नैनोमीटर, ठीक है। रिंग क्या है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। मतलब रिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, रिंग केवल अटैच है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मौजूद है, ठीक है। तो मूल वैल्यू मान कितना आ गया इसका 217 नैनोमीटर। अब अपन देखते हैं दो CH3 ग्रुप देख रहा था, दो प्रतिस्थापी मौजूद हैं, तो दो प्रतिस्थापी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब अपन देखते हैं दो वलय अवशेष की बात करते हैं, ठीक है। वलय अवशेष के अंदर देखिए रिंग को अपन दो तरीके, डबल बॉन्ड से अटैच है रिंग, तो मतलब रिंग को अपन दो तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, या फिर दो तरीके से इसके अंदर रिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के पास में क्या होते हैं, वलय अवशेष होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो वलय अवशेष हैं, तो जो जो वैल्यू होगी दो वलय अवशेष की कितनी है 10 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी है, रिंग के बाहर देखिए एक डबल बॉन्ड मौजूद है, और जब रिंग के बाहर डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो अपन उसका क्या कहते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। तो एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी है 5। तो अब और तो कोई इस सिस्टम के अंदर कोई कंसीडर करने लायक चीज़ें नहीं है, तो अपन लास्ट के अंदर सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 217 मूल मान हो गया, 10 हो गया एल्किल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू, 10 हो गए जो वलय अवशेष हैं उसकी वैल्यू, और 5 हो गए क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू। तो जो टोटल वैल्यू आती है कितनी है 242 नैनोमीटर, ठीक है। इसके पश्चात और अपन डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच।